हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आज हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने पहले बेसिक के क्वेश्चन कवर किए थे, फिर हमने सेकंड क्लास में टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन कर देंगे। उम्मीद है आज वाली क्लास आपको बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान से जुड़े रहिए, देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो बच्चों, ये हमने पहले जब टाइप 1 किया था तो उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, फिर हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि इस पर खर्च न बढ़े। ठीक है, रेट में 20% की वृद्धि हो गई है, यानी इंक्रीज हो गया है रेट 20% से। तो जो खपत है, यानी हमारी जो कंजम्पशन है, वो हमको कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि जिससे खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। जो भी आपको परसेंटेज दी गई है, चाहे वो वृद्धि हो रही है चाहे कमी हो रही है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 20%। अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक, तो 20% की वृद्धि हो गई है किसमें, मूल्य में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर जैसे 5 का 20% 1 होता है, ठीक, तो 5 का 20% बढ़ा दो। मानो मूल्य 5 रुपीज था, अब इसका 20% बढ़ा देंगे तो मूल्य कितना हो गया, अब 6 हो गया। 5 से क्या हो गया, 6 हो गया है। ठीक, हमने क्या किया, इसमें इसका ही 20% ऐड कर दिया। तो पहले तो रेट ये था, ठीक है, इसको कैसे लिखें, इसको लिखते हैं, ये था ओल्ड रेट और ये हो गया न्यू रेट। ठीक है, तो अब आपको इसमें इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे 5 रुपीज था ओल्ड रेट और 20% इंक्रीज होके न्यू रेट आ गया है हमारा 6 रुपीज। अब खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको ऐसे लेना है कि खपत हमारी 6 थी और उसको हमें 5 कर देना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से रेट बढ़ा है उसका ठीक अपोजिट ले लेना है। जैसे कि रेट 5 से 6 हो गया, तो जो हमारी कंजम्पशन है, जो हमारी खपत है, उसको हमें 6 से 5 करना है। ठीक है, अब तो 6 से 5 करना है तो हमें कितना कम करना होगा, 1 कम करना होगा। तो वो पूछ रहा है परसेंटेज में। ठीक, तो अब 6 से 5 करना है तो 1 कम करना है, और कितना परसेंट कम होगा, तो 6 से जब हम कम कर रहे हैं तो 6 से ही कंपेयर किया जाएगा कि हाँ भाई 6 का कितना परसेंट हमने कम किया। तो इसलिए अपॉन में हमने 6 लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसके रेफरेंस में हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। और मल्टीप्लाई 100 कर दो आप। ठीक है, तो ये आ गया आपका 50/3%। और 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 16 होल 2/3%। तो इतने परसेंट आपको खपत कम करनी पड़ेगी, तभी आपका जो रेट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब इस टाइप के, जैसे कि ये मूल्य, खपत तथा कर वृद्धि वाले, और ये बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे, आप इसको कर दोगे आराम से। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं हम। अब देखो, तो 10% की कमी हो गई मूल्य में। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं सबसे पहले तो 10% इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो 10 का तो 10% 1 है, इस फ्रैक्शन हमें यही बताती है। अब कमी कर दी गई है तो कमी कर देंगे, तो 10 का 10% कम करना है तो वो हो जाएगा 9। ठीक, तो हमारा ओल्ड रेट ये था और न्यू रेट आया हमारे पास ये। ठीक है, तो रेट जो है 10 से 9 हो गया, तो खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो खपत हमें 9 से 10 करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक अपोजिट ही लेकर चलते हैं, तो 9 से 10 करनी पड़ेगी, यानी 1 इंक्रीज करना होगा। और हम 9 से 10 कर रहे हैं तो रेफरेंस में 9 है, इसके रेफरेंस में परसेंटेज निकलेगी। अब 100 अपॉन हो गया आपका 9%। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 11 1/9% भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कितने आसानी से सोल्व हो गए। ठीक है, आप इसको पूरी क्वांटिटी को 100 मान के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मुझे तो बेस्ट लगता है, ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इसका लेवल थोड़ा इन दोनों क्वेश्चन से एक लेवल अप है, तो इसको ध्यान से समझना आप। यदि जल कर में, या कर यानी टैक्स में, ठीक है, वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले दोनों की देखो, जल कर में 20% की वृद्धि होने पर 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। अब जो टैक्स है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी इसका तो 20% 1 है, तो जो टैक्स है वो आपका 5 से क्या हो गया 6 हो गया। तो ये तो आपका हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। ठीक है, अब जो पानी की खपत थी, खपत आपकी 20% कम कर दी जाए। ठीक है, अब खपत जो है वो भी हमने उसको 20% कम कर दिया है। ठीक है, तो खपत की फ्रैक्शन भी यही बनेगी। ठीक है, अब इसको 20% कम करना है, तो 20% कम करने के लिए 5 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारी ओल्ड कंजम्पशन थी, ये न्यू कंजम्पशन आई है, तो इसको लिख लेंगे ओल्ड। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना कंजम्पशन, और ये हो गई न्यू कंजम्पशन। ठीक है, अब आपने पहले 2 क्वेश्चन करे हैं, ठीक, तो उसमें क्या था, जैसे ही टैक्स या रेट बढ़ रहा था, मतलब उसमें तो रेट बढ़ रहा था, ठीक है, तो रेट बढ़ रहा था तो ऊपर वाले को अपोजिट खपत में कंजम्पशन में ले लेते थे। ये अगर रेट 5 से 6 हो गया तो खपत 6 से 5 होनी चाहिए, है ना। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें टैक्स है वो 5 से 6 हो गया, ठीक है, और जो कंजम्पशन है वो 5 से 4 हो गई। ठीक है, तो बस क्या करना होता है हमें, यहाँ पे भी अगर हम इसे कंजम्पशन मानना है, जब टैक्स से 5 से 6 हो गया तो कंजम्पशन है ये 6, ठीक, इसे 5 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजम्पशन आ रही है 5 और ये हो गई 4, तो बस क्या करना है हमें, ये वाली जो हमारी कंजम्पशन है और ये वाली जो हमारी कंजम्पशन है, ठीक है, इन्हें सेम करना होगा। दोनों फ्रैक्शन में हमारी कंजम्पशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरह मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम फिर उसको कंजम्पशन मानते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमें कंजम्पशन का रेशो अलग से दे रखा है, परसेंटेज, उसका हमने, ठीक है, फ्रैक्शन निकाल ली। लेकिन अब हमें करना क्या है कि बस हमें ये वाली कंजम्पशन जो नीचे आ रही है 5 और ये वाली ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो देखो आप 5 जा कर दोगे तो 5 से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 5 6 जा हो जाएगा तो यहाँ पर 6 से कर देंगे। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कर देंगे 6 5 जा और 5 5 जा, तो हो गया 30/25। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 4 6 जा और 5 6 जा, तो ये हो गया 24/30। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से फिर उसी बात को बताता हूँ मैं। ठीक है, टैक्स जो है आपका 25 से 30 हो गया और कंजम्पशन आपकी 30 से 40 हो गई। ठीक है, तो आप समझे, अब ये कंजम्पशन थी और ये भी कंजम्पशन, तो अब ये सेम हो गए ना। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। अब देखो टोटल टैक्स जो था, अब जब कंजम्पशन 30 से 40 हो गई तो फिर इसे ऊपर वाले को यहाँ टैक्स मान लेंगे, और जब टैक्स 25 से 30 हो गया तो इसे हम कंजम्पशन मान लेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस फ्रैक्शन में ये टैक्स है और इस फ्रैक्शन में ये टैक्स है और इसमें ये कंजम्पशन है और इसमें ये कंजम्पशन है। ठीक है, तो पूछ रहा है टैक्स के बारे में, तो आपको भी दिख रहा है कि टैक्स हमारा 25 से 24 हो गया है। कितना हो गया, 25 से 24। तो हमें इतना तो पता लग गया कि कमी हुई है, वृद्धि तो हुई नहीं है। जैसे कि उसने पूछा था ना कमी अथवा वृद्धि होगी, तो कमी हुई है और कितने की हुई है, तो 25 से 24 हो गया, यानी 1 की कमी हुई है। और 25 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100 करोगे आप, 25 4 जा, यानी 4% की कमी हुई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही, ये क्वेश्चन एक लेवल अप है इन दोनों क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें दोनों चीज के, यानी आपकी कंजम्पशन और टैक्स के दोनों के आपको अलग अलग से वो परसेंटेज दी गई है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करने में आपको ध्यान करना होगा कि कैसे हमको वो जो वैल्यू है हमारी, क्या कहते हैं इसकी, टैक्स की और कंजम्पशन की, वो हमें सेम करनी होती है। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन में। अब चलते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 1 के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक, तो बच्चों हमने ये टाइप 2 शुरू कर दिया है, अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर किसी संख्या का 6 होल 2/3% इसी से घटा दिया जाए, यानी उसी संख्या में से उसका इतने परसेंट घटा दिया तो 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी ये बताना है हमें। ठीक, तो वही फर्स्ट काम जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना। ठीक, तो इसको लिखते हैं हम, कितना परसेंट है, 6 होल 2/3%। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपको पता है, ये आपका 1/15 का है। किसका है, 1/15 फ्रैक्शन बन गई इसकी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंट घटा दिया जाए, तो अब मैंने माना कि वो जो संख्या है ना, वो संख्या मेरी यही है 15। ठीक, अब इसमें से इसका 6 होल 2/3% क्या है, 1 है। तो इसमें से मुझे ये 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो अगर मैं 15 माइनस 1 कर देता हूं तो बचा 14। वो कह रहा है कि घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बन जाती है, यानी ये जो मेरा 14 बन गया है ना, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं इसके इक्वल रख के, कि जब मेरा 14 इसके इक्वल है, ठीक है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 14 4 जा 56 और 0 लगाएंगे, 14 5 जा 70। ठीक है, आप इसको साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जब मेरा 1 405 के इक्वल है, तो वास्तविक संख्या याद करो, तो वास्तविक संख्या तो मेरी 15 थी। तो बस अब हमें क्या करना है कि जब मेरा 1 405 के इक्वल है, तो मेरा 15 किसके इक्वल होगा, तो हम 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे 405 से। ठीक है, 15 5 जा 75 का 5 कैरी गया 7 और 15 0 0 7 और 15 4 जा 60। ठीक है, तो 6075 जो है हमारा आंसर आ गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो कह रहा है किसी संख्या का इतना परसेंट इसी से घटा दिया जाए। हमने संख्या जो भी परसेंट था उसको फ्रैक्शन में लिख लिया, तो मैंने कह दिया कि जो हमारी संख्या है वो 15 है और 15 का इतना परसेंट 1 है, तो इसमें से हमने 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 14। वो कह रहा है घटाने के बाद ये बन जाता है, यानी हमारा 14 इसके इक्वल हो गया। अब 14 इसके इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, तो मैंने इसको 14 से डिवाइड कर दिया, 14 4 जा 56 0 और 14 5 जा 70। ठीक है, अब जब मेरा 1 405 के इक्वल है, तो वास्तविक संख्या मेरी 15 हमने मानी थी, तो 15 कितने के इक्वल होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य रुपए 4600 है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट का था, तो 2 में 8%। अब 8% को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसमें लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जब आप इसको लिखोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो आप, वो कह रहा है कि इसमें से 8% कट कर दिया गया। ठीक है, अंकित मूल्य में से, यानी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मैंने इसको ही मान लिया। अब इसमें से क्या है, 8% की कटौती करनी है। 8% इसका 2 है, तो मैंने क्या करा, इसमें से 2 कम कर दिया, तो क्या हो गया 23। तो जब मैंने इसमें से 2 कम कर दिया तो ये 23 हो गया। अब वो कह रहा है कि वो इसके 4600 के इक्वल है, तो मैंने 23, तो हमारा 4600 के इक्वल हो गया। तो मेरा 1 किसके इक्वल होगा, तो मेरा 1 इक्वल होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 200। 23 2 जा 46 होता है, और ये हो जाएगा 00 लग जाएगी, तो आपका ये 200 आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना था, तो मार्क प्राइस तो मैंने 25 को एज्यूम कर रखा है। तो फिर जब 1 200 के इक्वल है, तो 25 मल्टीप्लाई 200, 25 2 जा कितना होता है 50 और 2 0 लगा दे, तो मार्क प्राइस था मेरा 5000। ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, आसानी से हो जा रहे हैं क्वेश्चन, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपको परसेंटेज की नॉलेज, फ्रैक्शन में चेंज करना, ये सब आपको आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि इसका मासिक खर्च 19,360 रुपीज हो तो इसकी मासिक आय कितनी है। ठीक, देखो कितने आराम से कर देंगे इसको हम। 12% बचत करता है, पहले तो आप क्या करो 12% को फ्रैक्शन में लिख लो। ठीक, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 3/25। ठीक, अब 12% बचत करता है मासिक आय का, ठीक है, यानी उसकी जो इनकम है मंथली उसका। तो मैंने इसको लिखा मंथली इनकम जो है उसकी 25 है। अब इसमें से 12% बचत कर लेता है, तो 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 3 ही इसका 12% है, तो यानी कि 22। ये तो इसकी सेविंग हो गई, क्या हो गई, इसकी सेविंग हो गई। अब तो इसका मासिक खर्च, अब खर्च कितना है इसका, क्या कहते हैं, हमने क्या करा इसमें, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत कर लेता है, तो 12%, अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक, बचत 12% बचत कर लेता है, यानी जो 25 का 3 है ना, ये जिसका 12% है, तो 3 हमारी सेविंग है। ठीक, 3 हमारी सेविंग है। और अगर मैं उसका खर्च निकालूं, ठीक है, तो जो उसका खर्च होगा ना, ठीक है, कितने मनी वो मतलब स्पेंड कर रहा है कितने, तो 25 - 3, ठीक है, तो ये आएगा आपका 22। इतना उसका मंथली जो है आप स्पेंड कर देता है, मतलब इतना उसका खर्चा है मंथ का। ठीक, अब यही किसके इक्वल है, यही बोल रहा है कि उसका जो मासिक खर्च है वो ₹19,360 है। तो इसको करते हैं पहले। अब क्या करते हैं कि भाई हमारा तो मासिक खर्चा है 22 और इसका है 19,360। ठीक, तो अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 22 से थोड़ा डिवाइड करना टफ है, तो देखो इसका आसान तरीका यह है, आप इसको फैक्टर कर दो। एक बार आप इससे पहले 11 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ 2 रह गया, मैंने इसको 11 से डिवाइड करा, तो 11 1 जा 11 हो गया, 8 इधर आ गया, 11 7 जा 77 हो गया, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 इधर आया, 11 6 जा 66 और 0 की 0। तो 11 से डिवाइड करके आया, 2 से कर दिया तो 1, 2 8 जा 16, 1 इधर आया, 2 8 जा 16 और 0। तो यानी कि मेरी 1 यूनिट किसके इक्वल हो गई, 880 के। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम हमने मानी थी 25। ठीक है, तो 25 × 880, तो 25 0 और 25 8 जा कितना होता है 200, कैरी गया 20, 25 8 जा 200 और 2 220, यानी कि 20,000 उसकी जो मंथली इनकम है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, तो हमने 12% को 3/25 लिख लिया। अब इसमें 25 तो होगी मासिक आय उसकी मंथली इनकम, इसका 12% है 3, यानी 3 तो वो बचत कर लेता है, तो हमने लिख दिया 3 क्या है उसकी सेविंग है। तो वो खर्च कितने कर देता है भाई, 25 टोटल था, तो हमने 25 - 3 करा, 22 आ गया, तो ये हमारा खर्च था। अब उसने खर्च बताया इतना, तो हमने बस इसके इक्वल रख के 22 से उसको डिवाइड कर दिया। अगर आप 22 से डाइड भी कर सकते हो अगर आपको टेबल आता है 22 का, नहीं तो मैंने आपको थोड़ा दूसरा तरीका बता दिया। तो आपकी 1 यूनिट आ गई इसके इक्वल। मासिक इनकम पूछ रहा है, मासिक इनकम हमने 25 एज्यूम कर रखी है, तो 25 × 880 और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन ये थे। अभी 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके, उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे टाइप 2 के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि फ्रैक्शन वाले हैं। फिर इसके बाद हम टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ये हमारा कुछ सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट। इसमें देखो क्या कह रहा है, ये भिन्न यानी फ्रैक्शन, अंश और हर। अंश और हर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। अंश और हर, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर और हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न यानी जो रियल थी वृद्धि करने से पहले वो क्या थी वो बतानी है हमें। तो सबसे पहले फ्रैक्शन
220% है। इसको जब हम उसमें लिखते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं तो परसेंटेज है, तो उसको हम 20/100 कर लेंगे। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो हो जाएगा 11/5। क्या हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 20 के टेबल से भी हो जाएगा कैंसिल। तो यानी कि जो मेन हमारी जो आई है ना फ्रैक्शन, वो आई है हमारी 11/5 आई है। ठीक, अब इतने परसेंट की वृद्धि करने पर, किसमें, अंश में। ठीक है, तो जो हमारा अंश था ये पहले ये था, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पुराना। वृद्धि करने पर ये हो गया, अगर मैं इसमें 11 यानी 20% की वृद्धि कर दूं तो ये ऐड होकर 11, इसमें अगर मैं 11 ऐड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 16। तो ये हमारा आ गया न्यू। ठीक है, तो ये हमारा न्यू अंश आ गया, नया। ठीक है, ओल्ड ये था पुराना, हमने इसमें इतने परसेंट की वृद्धि कर दी। देखो भाई 5 का इतना परसेंट तो 11 है, तो हमने इसमें 11 ही ऐड कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हर। अब हर के लिए क्या कह रहा है कि हर में 150% की वृद्धि कर दी, तो 150 को पहले तो फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो 150 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या आएगा 3/2। ठीक है, अब ये है हर। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड हो गया। ठीक, अब इसमें इतने परसेंट की वृद्धि, अब इसका इतना परसेंट कितना है, 3 है भाई, इसका तो 150%, तो 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो ये जो 5 आया है ये मेरा न्यू हर आ गया। ठीक है, अब जो इनसे नए जो अंश और हर आए हैं, इनसे जो हमारी फ्रैक्शन बनी है वो बनी है 4/5। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ। ठीक, तो अंश और हर से, अब नया अंश क्या था, नया अंश था 16 और नया हर क्या था, तो नया हर आया था मेरा 5। ठीक है, तो मेरी जो फ्रैक्शन बनी है वो बनी है, मेरी तो ये बनी है, अब उन्होंने जो दी है वो दी है 4/5। ठीक है, तो ये तो अब देखो इसको करते हैं पहले। अब आप देखो कि इसका कितने टाइम्स हो रहा है, तो देखो 16 से ये 4 है, तो यानी ये 1/4 है इसका, यानी इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 5 है, ये भी 5 है, तो इसमें तो चेंज नहीं है। ठीक, ठीक है, अब जो मैं अपनी ओल्ड फ्रैक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो नहीं हो गई। ठीक, ओल्ड फ्रैक्शन लिखता हूँ जो मैं, वो क्या होगी, तो मेरी जो ओल्ड फ्रैक्शन होगी ये थी, क्या कहते हैं, 5 और 2, 5/2 थी। ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से, न्यू फ्रैक्शन के हिसाब से जो इसका है ये 1/4 है अंश, और हर सेम है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हर तो सेम रखना है, अंश का 1/4 कर देना है। तो जब मैं इसका 1/4 कर दूंगा तो नीचे 4 आ जाएगा और 2, तो हो जाएगा 5/8। ठीक है, आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके समझना, आ जाएगा समझ में, अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आया है। ठीक, नहीं तो हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, इससे आपको आ जाएगा। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। सेम क्वेश्चन है। ठीक, इसमें 10% बोल रहा है। ठीक है, तो 10% यानी 1/10, इसको हमने लिखा। अब क्या है कि अंश में 10% की वृद्धि हो गई, तो जो हमारा पुराना अंश है वो ये है। ठीक, तो पुराना अंश हमारे पास ये है, इसमें 10% की वृद्धि करता हूं तो 10 + 1 यह हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा हमारा नया अंश। ठीक, ऐसे ही हर में क्या कह रहा है वो, हर में 12% कम कर दिया गया, तो 12% लिखो आप। ठीक है, 12% को आप लिखोगे तो आएगा 3/25। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा पुराना हर। ठीक है, ये पुराना हर हो गया। अब इसमें से 12% कम करना था, तो मैं करूंगा 25 - 3, तो 22, ये आ गया मेरा नया हर। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, नई भी और पुरानी भी। ठीक है, तो मेरी जो पुरानी फ्रैक्शन है, या फिर भिन्न लिख देते हैं हिंदी में, पुरानी भिन्न। तो पुरानी भिन्न जो पुराना अंश और पुराने हर से बनेगी, तो पुराना हर है 25 और ये है 10,
तो ये हो गया 10/25। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं 2/5 भी लिख सकता हूँ 5 से कैंसिल करके। अब जो मेरी नई भिन्न बनी है, तो नई भिन्न क्या बनी है मेरी, नया अंश और नया हर, तो यानी 11/22। तो मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नई भिन्न है वो 15/64 है। कितनी है, 15/64 है, और नई भिन्न हमारी ये आई है, तो मैं इनको इक्वल लिखता हूँ। तो आप ये देखो कि जो नई भिन्न है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाले का ये 15 टाइम्स है और इसका ये 32 टाइम्स है। देखो ये 15 टाइम्स है और ये 32 टाइम्स है। तो पुरानी भिन्न में भी हमें सेम करना होगा, पुरानी भिन्न में भी हमें अंश को 15 टाइम्स और इसको 32 टाइम्स करना होगा। ठीक है, अब इसमें हम कर देते हैं क्या, 15 और इसको 32 टाइम्स कर देते हैं। ठीक, अब देखो इसमें बिना मल्टीप्लाई करे आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3/16 पुरानी भिन्न, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप कर दोगे फटाफट। मेरा काम है समझाना, तो मुझको तो बहुत आराम से लेके चलना पड़ रहा है। ठीक, अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम आ गए हैं टाइप 3 पर, जिसमें कि हम सोल्व करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इनकी हमें बताना नए आयत के क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी और कितने % की होगी, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वैसे मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले आपको 2 तरीके से सोल्व कराऊंगा, और आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज करना। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, 10% वृद्धि यानी कि फ्रैक्शन होती है 1/10, वृद्धि कर देंगे 10% की तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 की वृद्धि हो गई। तो आयत की लंबाई में, यानी लंबाई पहले ये थी, अब ये हो गई। ठीक, फिर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, 10%, ये है ना 1/10, तो चौड़ाई हो जाएगी 9/10। तो जो विड्थ थी ये थी हमारी ब्रेथ, और न्यू जो हो गई हमारी ये हो गई। ठीक है, तो इस आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। अब आप देखो लेंथ और ब्रेथ, नया एरिया जो है 11 9 जा 99, पुराना एरिया 10 10 जा 100। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना इसका रेक्टेंगल का एरिया। अब आपको खुद पता लग रहा है कि जो हमने ऐसा किया है, तो इसकी वजह से एरिया पहले 100 था, अब 99 हो गया है, यानी 1% एरिया कम हो गया है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 1% की कमी आ गई, क्योंकि पहले 100 था, अब 99 हो गया, तो 100 से 1 कम हुआ, 1/100 इंटू 100 करोगे तो आपको साफ साफ मिल जाएगा 1% ही कमी हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन अभी ना एक गड़बड़ होगी, अभी इसका सेकंड टाइप तो आपको बताया नहीं। तो सेकंड टाइप के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज करना है। वो फॉर्मूला है x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस जो है क्या कहते हैं, वृद्धि लंबाई चौड़ाई में, आप इसको मान लो लंबाई में वृद्धि, इसको चौड़ाई में वृद्धि, और जब कमी कहेगा तो हम उसको माइनस में रखना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो 10। ठीक है, चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो y को -10 लिखेंगे। ठीक, अब प्लस फिर वही लंबाई चौड़ाई x इंटू, तो हम लिखेंगे इसको 10 इंटू, लेकिन इसको हम -10 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये y में कमी हो रही है। ठीक है, और अपॉन में 100 आ गया, हमें दिख रहा है इस 10 से, तो ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक।
ठीक। और टेन टेन जा 100 प्लस माइनस माइनस, तो -100/100 मेरा आया -1। यही -1 ये शो कर रहा है कि मेरे जो है इस वैल्यू में क्षेत्रफल में 1% की कमी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे 1% की कमी। तो इसमें कुछ हमें ओल्ड न्यू करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी फॉर्मूले से आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी। ये सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जैसे कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई? तो लेंथ तो पहले तो सब वही सेम होती है भाई वर्ग की, ठीक है, 30% की हो रही है, तो यानी कि x भी आपको 30 रखना है, अब वृद्धि हो रही है तो प्लस ही लेना है, और y भी आपको प्लस 30 लेना है। ठीक, फॉर्मूले में लगा दो 30 + 30 + 30 × 30/100। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, ये आपका आ गया 60 और ये हो गया 3 3 जा 9, 69% की वृद्धि हो गई। ठीक है, सोल्व करके देख लेना, यही आएगा आंसर। तो इसमें तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे इस फॉर्मूले से ये वाले क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी हम 3rd 4th 5th सब इसी से करते हैं। थर्ड करते हैं, सॉल्यूशन 3rd। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 40% 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल, देखो वर्ग था लेकिन आयत कैसे बन गया, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग % की वृद्धि की गई है, तो उसकी जो शेप थी वो स्क्वायर से रेक्टेंगल हो गई। तो अब जो आयत बना है उसके क्षेत्रफल उससे कितना अधिक है, कितने % अधिक है हमें बताना है। तो वही बात, x 30%, y नहीं x 40। वैसे तो आप किसी को भी x और किसी को भी y एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेंथ ब्रेथ में आपको कोई ये फिक्स नहीं है कि आपको लेंथ x लेनी है y लेनी है, आप किसी को भी x और किसी को भी y एज्यूम कर सकते हो। और ये 30%। तो अब मैं फॉर्मूले में लगाता हूँ, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो 40 + 30 + 40 × 30/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 40 और 30 हो गया 70, और 70 इसको यहाँ करते हैं 70 और 4 3 या 12, यानी 82% की जो है क्षेत्रफल जो है 82% उसका बढ़ गया है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंडों में। क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया हमारा। अब हम करते हैं 4th। अब ये है सर्कल वाले। देखो तो सर्कल वाले में क्या करना है, आपको दोनों ही वैल्यू वही रखनी है, मतलब x भी वही रखनी है, y भी वही रखनी है। ठीक, जैसे कि किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो रेडियस में जब 50% की वृद्धि हो गई तो आपको x भी 50 ही लेना है और y भी आपको 50 ही लेना है, 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब रखो, देखो सोल्व करते हैं इसको। 50 + 50 + 50 × 50/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 50 और 50 हो गया 100, तो हो गया 125%। 5 × 25 हो गया, और इसके साथ ऐड हो गया। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करोगे तो जो उसका एरिया है वो 125% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, और आपको ध्यान रखना है जब कमी बोलेगा तो वैल्यू माइनस में पुट करनी है, और जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस में पुट करनी है। 5 सॉल्यूशन नंबर 5 हो गया। अब देखो इसमें आप किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी, तो क्या इस क्वेश्चन में 50% इंक्रीमेंट हुआ था, इसमें डिक्रीज हो गई 50%। तो x की वैल्यू भी आप -50 लोगे और y की वैल्यू भी आप -50 लोगे। ठीक, रखते हैं, तो -50 और देखो इसमें क्या होगा, अब जैसे कि मैं दोनों वैल्यू माइनस में रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे कि फॉर्मूले में तो यहाँ प्लस है, मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये -50 और ये -50 और नीचे 100।
ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने सेम इसलिए ही लिए हैं जिससे कि आप ये साइन वगैरह में मिस्टेक ना करो, आप समझ जाओ एक बार। तो 50 और 50 तो हो गया -100, ठीक। इसमें क्या है कि ये दोनों माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो तो कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा +5 5 जा 25। तो कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा माइनस का 75%। अब माइनस साइन मैंने आपको बताया कि माइनस साइन हमें कमी को बताता है, यानी कि 75% की कमी हो गई। ठीक है बच्चों, समझ गए? कैसा लगा आपको आज का सेशन? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। और शेयर करें सभी दोस्तों को, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी करें, और जिनको अपना मैथ्स अच्छा करना है उनको भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपने क्वेश्चन के टाइप के साथ, ठीक है।